हेलो एवरीवन। आज हम एचपी सेट कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट एज्यूम्स अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द फोरसेबल फ्यूचर इज नोन एज। मतलब कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट, कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो ये मानता है कि कोई भी अगर बिजनेस है तो वो फोरसेबल फ्यूचर, मतलब जितना हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसमें जो है वो सेल नहीं होगी, उसको नहीं बेचा जाएगा, ना ही वो लिक्विडेट होगी। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट, ऑप्शन बी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ऑप्शन सी मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट या ऑप्शन डी पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम जो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रखते हैं रेदर देन उनकी करंट लिक्विडेशन वैल्यू पे, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो है अभी बहुत लंबा चलेगा और वो नियर फ्यूचर में जो है एंड नहीं होने वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ। मतलब कि हम जो है जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, मतलब कि अगर कोई भी प्रॉफिट अगर होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ना उसके लिए कोई प्रोविजन वगैरह कुछ रखते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें लॉसेस की, अगर हमें ये लगता है कि कल को हमें लॉसेस हो सकते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके लिए जो है प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो है हम क्यों करते हैं, किस अकाउंटिंग कन्वेंशन के बेसिस पे करते हैं? ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी डिस्क्लोजर, ऑप्शन सी कंजर्वेटिज्म या ऑप्शन डी मैचिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस भी जिसको हम कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये कन्वेंशन जो है ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कभी भी ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो आपके पास कोई इनकम आने वाली है जो अभी सर्टेन नहीं है तो आप उसके लिए कोई भी जो है अकाउंटिंग में कुछ भी प्रोविजन या कुछ भी नहीं रखोगे। लेकिन वहीं अगर उल्टा है, आपके पास लॉसेस हो सकते हैं तो आप उसके लिए प्रोविजन बनाओगे। तो ये क्या है कि रेवेन्यू जब आते हैं तभी रिकॉग्नाइज करते हैं और लाइबिलिटीज के लिए पहले से हम जो है लॉसेस के लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज ऑर्डिनरली रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग्स इन द पीरियड इन विच। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मतलब कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो जो रेवेन्यू आता है तो हम कौन से जो है ईयर में या कौन से पीरियड में उसको रिपोर्ट करते हैं? ए द कैश इज रिसीव्ड, जब कैश रिसीव हुआ हो। ऑप्शन बी द सेल इज मेड, ओनरशिप ट्रांसफर्स, कि जब हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तब। ऑप्शन सी द ऑर्डर इज रिसीव्ड, कि जब हमें ऑर्डर रिसीव हो गया तब। या ऑप्शन डी द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, कि जब गुड्स मैन्युफैक्चर हम कर देते हैं तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द सेल इज मेड। मतलब कि जब भी हमारी जो है सेल हम कर देंगे अपनी गुड्स को तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, चाहे पैसा बाद में ही क्यों ना आए। जैसे हम क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं तो हम सेल्स में उसको अकाउंट कर देते हैं, सेल में लिख देते हैं कि हमने सेल कर दी, पैसा बाद में आता रहता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो ये है कि रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंडर रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो अर्न कर लेते हैं, मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल पे। तो कैश मिला ना मिला इस चीज से कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका क्या जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? अगर हमने पढ़ा होगा तो 3 टाइप्स की जो है अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए होते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो है कंपनी लॉ में भी बहुत प्रोविजंस होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं और हम उस बेस पे ही उसको बनाते हैं। तो वो जो है कंप्लायंसेस के लिए पूरा और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस के लिए और आउटसाइडर्स के लिए होती है मेनली। वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की तो वो जो है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही होती है। बट मैनेजमेंट से ज़्यादा वो जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए होती है कि हमारी डिटेल्ड जो है उसमें कॉस्ट शीट बनती है कि हमारे पास कितनी कॉस्ट लगी, कितने जो है क्या क्या कॉस्ट सेंटर्स हैं, ओवरहेड्स हैं, हम वो सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टडी करते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम है कि वो जो है मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ताकि जो है जब भी कोई अगर डिसीजन लेना है तो हम मैनेजमेंट को जो है पूरा डाटा जो है हमने एनालाइज करके दे देते हैं और उस बेसिस पे मैनेजमेंट फिर अपने डिसीजन लेती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम लोग इनको जो है डाटा प्रोवाइड करें ताकि इनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। तो इसके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ए है रिकॉर्ड पास्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेटली फॉर ऑडिट्स, कि हम जो है पास्ट की जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सके एक्यूरेटली। बी
प्रोवाइड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, कि जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करें। सी, असिस्ट इंटरनल मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि हम इंटरनल मैनेजमेंट जो है उसको हेल्प करें कि वो डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोल में। और डी, कैलकुलेट द एग्जैक्ट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, कि कितनी उनकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसको कैलकुलेट करें। जैसे मैंने कहा कि ऑडिट्स के लिए जो है पास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना या फिर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करना, ये दोनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काम है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, असिस्ट इंटरनल मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हम मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कि वो जो है डिसीजन मेकिंग ले सके और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प हो सके उनकी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रिक्टली इंटरनल यूजर्स के लिए है। और ये फॉरवर्ड लुकिंग डाटा जो है प्रोवाइड करवाती है ताकि मैनेजर्स जो है बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए सही है। ऑप्शन ए, इट इज स्ट्रिक्टली बाउंड बाय स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि ये जो है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बाउंड होती है। हमें जो गैप है आईएफआरएस है, तो हमें जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ऑप्शन बी, इट प्राइमरीली डील्स विद रिपोर्टिंग हिस्टोरिकल डाटा, कि ये डील करता है कि ये जो है हिस्टोरिकल डाटा को रिपोर्ट करे। ऑप्शन सी, इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कि इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं। ऑप्शन डी, इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड कंपनीज, कि ये सभी की सभी जो है रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। तो अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यूज होते हैं। हिस्टोरिकल जो डाटा हम रिपोर्ट करते हैं वो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही करते हैं। और जो है रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए मैंडेटरी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम, वो होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि ये जो है दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को जो है इनकॉर्पोरेट करता है। फिर है हमारे पास कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे हमने कहा कि नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे एम्प्लॉय का मोराल क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, मशीन आवर्स क्या है, इन सबको कंसीडर करता है अलोंग विद फाइनेंशियल डाटा, कि हम फाइनेंशियल डाटा को भी कंसीडर करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम अलाउेबल डिस्काउंट एट विच अ कंपनी कैन री इशू फॉरफिटेड शेयर्स इज लिमिटेड टू, कि हम वैसे नॉर्मली अगर हमने पढ़ा है जब कि हम जो है शेयर्स को एट डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो हमने इशू किए थे तो फिर हमें कॉल पेमेंट नहीं मिली तो हमने फोरफिट कर ली है, तो फोरफिट करने के बाद जब हम उनको री इशू करते हैं तो हम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस है ए, 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ऑप्शन बी, द अमाउंट ओरिजिनली कॉल्ड अप, जो हमने ओरिजिनली कॉल की थी वो। ऑप्शन सी, द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन द फोरफिटेड शेयर्स, कि हमने फोरफिटेड शेयर्स पे जो अमाउंट रिसीव की है उतना। या डी, 5% ऑफ द फेस वैल्यू। तो ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, हमारे पास जितनी हमने जो है पहले ही पिछले फोरफिटेड शेयर से हमने जो है ली थी, रिसीव की थी, हम उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन द फोरफिटेड शेयर्स। तो कंपनी जो है क्या कर सकती है, री इशू नहीं कर सकती शेयर्स को एक ऐसे डिस्काउंट पे जो कि जितना हमें मिला था उससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली जो है हम शेयर्स को डिस्काउंट पे सेल नहीं कर सकते। अगर हम जो है हमने थोड़ा सा पैसा रिसीव कर लिया है तो हम उतना डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो है हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है, फेस वैल्यू है, वो हमें मिल जाए। तो जो टोटल कैपिटल कलेक्टेड ऑन दीज शेयर्स, ये जो है फेस वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर द री इशू ऑफ ऑल फोरफिटेड शेयर्स द रिमेनिंग बैलेंस इन द शेयर फोरफिचर अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू। हम जो है अगर हम री इशू कर देते हैं फोरफिटेड शेयर्स का, तो उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस, मान लो हमने पूरा डिस्काउंट नहीं दिया और हमने थोड़ा सा ही डिस्काउंट दिया, मान लो अगर हमने जो है 50 रुपए रिसीव कर लिए थे तो हमने सिर्फ 40 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास शेयर फोरफिचर अकाउंट में बैलेंस बच जाएगा। तो उस बैलेंस को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? ऑप्शन ए, जनरल रिजर्व। ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या ऑप्शन डी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व। तो जब भी जो भी प्रॉफिट हमें जो है फोरफिचर या सब्सिक्वेंट रीइशू पे जो है मिलता है उसको हम कैपिटल गेन मानते हैं, ना कि ऑपरेशनल गेन, और इसीलिए हम उसको जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर।
कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है जो इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे, तो उसको हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट देखें तो हमने जब भी शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो जो भी हमारे पास प्रीमियम अमाउंट आता है, जैसे मान लो अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है और 5 रुपए के प्रीमियम पे हमने इशू किया है, तो जो 5 रुपए प्रीमियम है वो सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। अब अगर हमने जो है सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है, उसमें अकाउंट में बैलेंस है, तो हम उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑप्शन ए, पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड पे करने में। ऑप्शन बी, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं, तो मतलब हम जो है उनको राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन सी, मीटिंग रूटीन रेवेन्यू लॉसेस, कि हम जो है रूटीन में जो लॉसेस हो रहे हैं उनको जो है सेट ऑफ करने के लिए। या फिर डी, पेइंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, कि हम डायरेक्टर की जो है मतलब एक तरीके से सैलरी देनी है या रेम्यूनरेशन जो उनको देनी है उसके लिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी है, जैसे हम कैश डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, रेवेन्यू जो लॉसेस हैं उनके लिए यूज नहीं कर सकते, और ना ही डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 जो कंपनीज एक्ट का है वो रेस्ट्रिक्ट करता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के यूज को। तो वो क्या बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हम जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं। और जो है प्रीमियम, अगर रिडम्पशन जो है प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उसके जो है प्रीमियम के ऊपर भी हम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो किस चीज का बेसिस है। तो ये है ए, डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, बी, कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, सी, डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड असेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइव्स, या ऑप्शन डी, डिस्क्लोजिंग द सेल्स इन द इनकम स्टेटमेंट। तो हमारे पास क्या है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट किसके लिए है, कि हम मार्केट वैल्यू की जो सिक्योरिटीज है उसको डिस्क्लोज करने के लिए, या फिर जो है कंसोलिडेट करना हो अगर हमने सब्सिडरी कंपनीज के साथ अपने अकाउंट्स को, तो डेप्रिशिएट कैसे करना है फिक्स्ड एसेट्स को ओवर देयर यूजफुल लाइफ, या फिर डी, डिस्क्लोजिंग द सेल्स इन द इनकम स्टेटमेंट। तो इसका हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइव्स। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस, हमने जैसे पहले ही पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि हम जो है गोइंग कंसर्न के बेसिस पे जो भी असेट्स है उनको हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल वैल्यू पे लेके जाते हैं, ना कि रियलाइजेशन वैल्यू पे। तो डेप्रिशिएशन भी कॉस्ट पे ही लगती है। तो इस वजह से क्या है, ये कहीं ना कहीं बेसिस बनाता है डेप्रिशिएट करने के लिए भी फिक्स्ड असेट्स को। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है वो इंडेफिनिटली रन होगा, कि वो नियर फ्यूचर में खत्म नहीं होने वाला। तो हम जो है एंटायर कॉस्ट को एक बार में नहीं लेते, धीरे धीरे उसको जो है उसकी यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड इम्प्रूव द रेशियो। अगर जो करंट रेशियो है हमारी 2:1 है, करंट रेशियो क्या होता है कि लाइबिलिटीज असेट्स और लाइबिलिटीज की जो रेशियो होती है, तो हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन इंप्रूव करेगी रेशियो को। सबसे पहले है ए, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कि बोनस शेयर्स इशू करके। बी, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, कि अगर हम ट्रेड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं तो। सी, परचेजिंग गुड्स फॉर कैश, कि हमने जो है क्या किया, गुड्स को परचेज किया कैश के लिए। या फिर डी, सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हमने जो है क्रेडिट पे, उधार पे जो है गुड्स जो है सेल कर दिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, कि जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो उससे जो है हमारी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो कि अगर एक करंट लायबिलिटी को जो है हम पे कर देते हैं करंट एसेट से, तो वो जो है दोनों को रिड्यूस कर देता है सेम अमाउंट से। और मैथमेटिकली जब इनिशियल रेशो जो है 1:1 से ऊपर होती है, तो दोनों में जब इक्वल डिडक्शन हम करते हैं तो वो ओवरऑल रेशो को इम्प्रूव कर देती है। तो मतलब जब हम पेमेंट करेंगे तो दोनों असेट्स और लाइबिलिटीज जो है हमारी इफेक्ट होगी, जिससे हमारी रेशो इम्प्रूव हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द फर्म्स लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि कौन सा कर्व जो है हमें शो करता है कि फर्म की लोएस्ट कॉस्ट कौन क्या होगी पर यूनिट हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे। ऑप्शन ए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, कि जो लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो। ऑप्शन बी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ऑप्शन सी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, या ऑप्शन डी, लॉन्ग रन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन ए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑफन कॉल्ड एनवेलप कर्व, इसको हम एनवेलप कर्व भी कहते हैं और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट कितनी हो सकती है किसी भी जो है एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में लॉन्ग रन में। जहाँ पे सारे के सारे, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है लॉन्ग रन शॉर्ट रन में क्या होता है कि फिक्स्ड वेरिएबल्स भी होते हैं और जो है वेरिएबल्स भी और फिक्स्ड भी होते हैं फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें लॉन्ग टर्म के तो सारे जो है वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि लेबर को भी हम जो है चेंज कर सकते हैं और हम मशीन्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, तो हमारा डायग्राम जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, पहले हम जो है ये बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाता है और यहाँ पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। अब ये हमारा जो है कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा ऐसे को होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल शॉर्ट रन कर्व्स होते हैं हम उनकी लोअर वैल्यू को देखते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको जो है बनाते हैं और उसके ही बेसिस पे कर्व बनता है। अगर मैं आपको बेस बताऊं तो हमने शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट कर्व बनाया एवरेज कॉस्ट ये, फिर हमने बनाया तो ये सारे जो है शॉर्ट रन कर्व हैं। अब जब हम इनके मिनिमम पॉइंट्स को मिला देंगे ये ऐसे को बनेगा, तो ये जो है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसी को हम एनवेलप, क्योंकि ये एक के ऊपर एक बन रहा है, इसी को हम एनवेलप कर्व का नाम दे देते हैं। और इसमें क्या है, ये लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट, इसमें क्योंकि एवरेज कॉस्ट है सबकी मिनिमम है तो जो भी लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट होगी हम उसको जो है कंसिडर करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. According to Accounting Standard 14, which method of accounting is used for amalgamation in the nature of merger? कि हम अगर Accounting Standard 14 की बात करें तो कौन सा accounting method जो है वो यूज होता है जब हम amalgamation in the nature of merger की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा जब भी amalgamation होती है तो वो दो टाइप की होती है, एक amalgamation in the nature of merger और एक in the nature of purchase। तो परचेज और मर्जर को जो है जब डिफरेंशिएट करते हैं उसके लिए 5 कंडीशंस हमें बताई हुई हैं। अगर वो 5 कंडीशंस पांचों की पांचों फुलफिल हो जाती हैं तो हमारा मर्जर बन जाता है। अगर वो एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाता है। तो जब हम इन द नेचर ऑफ मर्जर की बात करते हैं तो हम कौन से जो है ऑप्शन के थ्रू जो है हम अकाउंटिंग मेथड करते हैं। तो सबसे पहले है ए परचेज मेथड, बी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, सी इक्विटी मेथड या डी कंसोलिडेशन मेथड। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो 14 AS 14 में जो कि अमेलगमेशन के लिए है स्पेसिफिक, तो अमेलगमेशन के सेटिस्फाई अगर कंडीशंस होती हैं, जो मैंने कहा था 5 कंडीशंस हैं, तो वो इन द नेचर ऑफ मर्जर बन जाता है। जिसमें है सबसे पहली है कि असेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो सारे के सारे ट्रांसफर होने चाहिए बुक वैल्यू में। सेकंड है कि 90% शेयर होल्डर्स एग्री होने चाहिए कि वो जो दूसरी फॉर्म है ट्रांसफरी कंपनी है उसमें वो भी शेयर होल्डर्स बने। फिर है जो है उसके अलावा हम बोलते हैं कि सारे के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए, परचेज कंसिडरेशन पे होनी चाहिए इक्विटी शेयर्स के ही थ्रू। तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या है कि अगर ये सारे इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को यूज करते हैं। अदरवाइज जो है हम क्या करते हैं, परचेज मेथड को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन अ कंपनीज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस द रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। मतलब कि जब कंपनी की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जब हमने पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, कई बार कंपनी जो है इनएफिशिएंट हो जाती है या उनको ऐसा लगता है कि हम लॉसेस में जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि कई बार शेयर्स को जो है सरेंडर कर देते हैं या शेयर्स की जो है फेस वैल्यू को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो वो सारा जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो जब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो किस क्रेडिट करते हैं हम अकाउंट को। सबसे पहले है ऑप्शन ए कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन बी जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, या ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट।
जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो सेक्रीफाइस कई बार शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इवन क्रेडिटर्स भी क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर कि हाँ मैं इतना जो है शेयर छोड़ता हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारे एक्यूमुलेट जो लॉसेस होते हैं या ओवर वैल्यूड असेट्स होते हैं वो सारे के सारे जो है एक नए टेम्परेरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी हम कह देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। Any profit earned by a subsidiary company before the date of acquisition of its shares by the holding company is treated as, कोई भी प्रॉफिट अगर अर्न करती है सब्सिडरी कंपनी डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले अपने शेयर्स के, और जो है उसको क्या कहते हैं, मतलब कि कोई भी प्रॉफिट अगर जो है सब्सिडरी कंपनी ने अर्न किया लेकिन जो है एक्वायर नहीं किया था अभी होल्डिंग कंपनी ने, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? ऑप्शन ए रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑप्शन बी कैपिटल प्रॉफिट, ऑप्शन सी सीक्रेट रिजर्व्स, या ऑप्शन डी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैपिटल प्रॉफिट। मतलब कि अगर हमारे एक्वायर करने से पहले कोई भी प्रॉफिट अगर सब्सिडरी में हुआ है तो हम उसको कैपिटल प्रॉफिट ही ट्रीट करते हैं। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो होते हैं वो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में नहीं आते होल्डिंग कंपनी के, क्योंकि वो परचेज से पहले ही एग्जिस्ट करते थे, तो इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स की तरह ट्रीट करते हैं। और वो जनरली यूज क्यों होते हैं, राइट ऑफ करने के लिए गुडविल, या फिर जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट अमंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कि इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कि अगर हम जो है कंपनी में लिक्विडेशन कर रहे हैं तो किसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में? तो ऑप्शन है ए रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर, कि जो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देनी है वो। ऑप्शन बी डिवेंचर होल्डर्स विद अ फ्लोटिंग चार्ज, कि जो भी कोई डिवेंचर होल्डर है फ्लोटिंग चार्ज वाले उनको। सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जैसे कि टैक्सीज और एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉय के कोई ड्यूज हैं या टैक्सीज कोई अनपेड हैं वो। डी ट्रेड क्रेडिटर्स, की जो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जब भी हम पेमेंट करते हैं सबसे पहले हम जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की ट्राई करते हैं, और दाम में इसमें प्रेफरेंशियल लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, जैसे कि टैक्सीज हैं, अगर कोई भी टैक्सीज अनड्यू है तो कंपनी सबसे पहले उनको पे करेगी, या कोई एम्प्लॉय ड्यूज हैं तो एम्प्लॉय को जो है वो पे करेंगे। तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, लीगल कॉस्ट को पे करने के बाद और लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन को पे करने के बाद, और कुछ क्रेडिटर्स जिनका फिक्स चार्ज होता है उनको भी पे करने के बाद, लॉ ये बोलता है कि हमें सबसे पहले जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना है, मतलब कि गवर्नमेंट टैक्सेस हैं या कोई वर्कर्स अनपेड ड्यूज बच के हैं वो, डिबेंचर होल्डर से पहले। और जो हमें मतलब ऑप्शंस थे उसके अलावा जो है हमें इनको पे करना होता है पहले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस डील्स विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनमें से कौन सा जो है इंड एस जो है पीपीई के साथ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ डील करता है? ऑप्शन ए इंड एस 1, ऑप्शन 2 इंड एस 2, ऑप्शन सी इंड एस 16, या ऑप्शन डी इंड एस 38। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंड एस 16। मतलब इंड एस 16 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से डील करता है। तो इंडिया 16 आउटलाइन करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम पीपीई भी बोलते हैं शॉर्ट में, इंक्लूडिंग, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रिकॉग्निशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, जो भी हमने कैरी करने अमाउंट वो, डेप्रिशिएशन चार्जेस कितने होंगे, इम्पेयरमेंट लॉसेज अगर हैं तो उनको कितना रिकॉग्नाइज करना है वो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ग्रीन अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। ग्रीन अकाउंटिंग किससे कंसर्न्ड है? ऑप्शन ए अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चरल बिजनेसेस, कि जो हमारे पास जो है अकाउंटिंग है एग्रीकल्चर बिजनेसेस के लिए वो। ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज अकाउंट फैक्ट्रीज, मतलब कि अगर कोई फैक्ट्रीज हैं, कोई फैक्ट्री है किसी भी कंपनी की, तो हम क्या करते हैं वहां पे अगर प्लांट्स लगाए तो उसकी कॉस्ट को हम ग्रीन अकाउंटिंग बोल देते हैं। सी इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इनटू फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मतलब कि एनवायरमेंट की जो कॉस्ट थी या कोई बेनिफिट्स था उसको हम अगर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में ले आए तो। या फिर डी यूटिलाइजिंग डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू सेव पेपर, मतलब कि हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ताकि पेपर सेव ना हो। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इनटू फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मतलब कि जब जो है हमने कॉस्ट मतलब हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट लगी या कोई भी बेनिफिट हुआ तो उसको हम अपने फाइनेंशियल जो है रिकॉर्ड्स हैं, जो प्रॉफिट लॉस है उसके साथ जब हम मर्ज कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हम उसको जो है ग्रीन अकाउंटिंग का नाम दे देते हैं।
तो ग्रीन अकाउंटिंग या फिर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी हम बोलते हैं। तो ये अटेम्प्ट मतलब ये ट्राई करता है कि हम फैक्टर एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है उसको फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ मर्ज कर सकें, ताकि हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ जा सकें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है तो उसमें क्या है, हमारे पास कॉस्ट शीट होती है, उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो हम जो है देख सकते हैं, तो इसमें जो है अगर प्राइम कॉस्ट जो हमारे पास आती है उसमें अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट बनती है? ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन सी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ऑप्शन डी टोटल कॉस्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि फंडामेंटल कॉस्ट शीट स्ट्रक्चर ये क्या बताता है, प्राइम कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट क्रिएट हो जाती है। और उसी में जब हम फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो उसको हम वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ बिजनेस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। जो पीवी रेशियो का हम बात करते हैं उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, कि हम अपने जो है फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज कर दें। ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसको डिक्रीज कर दें। या फिर ऑप्शन सी डिक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, की जो सेलिंग प्राइस है उसको कम करके। या फिर डी इंक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, की वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको इंक्रीज कर दे पर यूनिट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास पीवी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो पीवी रेशियो मेजर करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि अगर हमारी सेल्स वॉल्यूम में चेंज आया तो हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। ये जो है हमारी प्रॉफिट, क्योंकि इसमें दिख रहा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो ये हमारा जो है ये मेजर करती है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और जो है अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को कम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, पीवी रेशियो भी इंप्रूव होती है इस चीज से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेस्ट डिफाइंड एज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं? ऑप्शन ए द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स, मतलब कि जो एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल्स में एक्सेस का डिफरेंस है वो। ऑप्शन बी द एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स ओवर एक्चुअल सेल्स, कि जो ब्रेक इवन सेल माइनस जो है मतलब एक तरीके से एक्चुअल सेल्स जो एक्सेस है वो। सी द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, की जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है तो। या डी द डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारे जो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट है और एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो, उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो अगर देखा जाए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक होती है हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है, जहाँ पे जो है लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन होती है, तो उसको हम ब्रेक इवन सेल्स का नाम दे देते हैं। तो ब्रेक इवन सेल से जितनी भी ऊपर, मान लो अगर ब्रेक इवन सेल्स जो है 1000 यूनिट्स हैं और आपकी एक्चुअल सेल्स जो है वो 1200 यूनिट्स हैं, तो 200 यूनिट्स जो हैं वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी जो टोटल पॉइंट वे टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट, वो तो ब्रेक इवन पॉइंट ही हो गया। उसके अलावा सी डी जो है द डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स कॉस्ट एंड एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, ये तो जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है, तो ये इसमें नहीं है। उसके अलावा हमारे पास है ए और बी, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल ओवर ब्रेक इवन सेल या द एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल ओवर एक्चुअल सेल्स। तो अगर हम देखें इसको, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो ज्यादा क्या होनी चाहिए, एक्चुअल सेल्स होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। क्योंकि अगर हमारी ब्रेक इवन सेल्स ज्यादा है, एक्चुअल सेल्स कम है, तब तो हम जो है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में भी नहीं पहुंच पा रहे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स, मतलब कि जितनी हमारी, जैसे मैंने कहा कि 1200 एक्चुअल सेल्स हैं, 1000 हमारी ब्रेक इवन सेल हैं, तो 200 जो है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन है एक बिजनेस का। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास 1200 सेल है, कल को अगर थोड़ी बहुत सेल्स में फ्लक्चुएशन हो भी जाती है तो भी मैं सेफ्टी में ही रहूंगी कि मेरे को लॉस नहीं होगा। तो अगर कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स है और वो एक्चुअल में 15,000 यूनिट सेल कर रही हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, वो 5,000 यूनिट सेल होगा। और अगर कोई भी फैक्टर चेंज होने की वजह से 1-2% चेंज हो भी जाता है सेल्स में, तब भी हम लॉसेज में ना जाके प्रॉफिट्स में ही रहेंगे।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एट द ब्रेक इवन पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड ट्रू। ब्रेक इवन पॉइंट पे कौन सी इक्वेशन जो है सही है? ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, या ऑप्शन डी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट। तो जैसा हमने पता कि ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी अगर हम रिकवर कर पा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि हम लोग जो है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में है, तो इसीलिए जो है करेक्ट आंसर है बी। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे बिजनेस जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस बनाती है। तो प्रॉफिट क्योंकि कंट्रीब्यूशन और माइनस फिक्स कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया वो जो है प्रॉफिट होता है। तो अगर हम प्रॉफिट नहीं रखेंगे, अगर हमारी कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम है, तो ना हमें कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, हमारे एंड में जीरो आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर वेरिएंसेस इज ऑलवेज एडवर्स अनफेवरेबल। मतलब कि जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन सी लेबर वेरिएंस है जो हमेशा एडवर्स होती है या अनफेवरेबल होती है? ऑप्शन ए लेबर रेट वेरिएंस, ऑप्शन बी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ऑप्शन सी लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, या ऑप्शन डी लेबर मिक्स वेरिएंस। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो आइडल टाइम वेरिएंस जो है हम कब आता है, जब वर्कर्स जो हैं तब उनको पे किया जाता है जब भी जो है वो काम नहीं कर रहे होते। तो जैसे कि मान लो अगर कोई ब्रेक डाउन हो गया, कोई जो है पावर फेलियर हो गया, कोई मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, फिर भी वर्कर्स तो हमने लगाए हैं, तो वो कंपनी की गलती है कि उन्होंने मैनेज अच्छे से नहीं किया, तो वो वर्कर्स की पे तो नहीं काटेंगे उस चीज के लिए। तो वो जो है आइडल टाइम वेरिएंस हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट जो है किसी प्रोडक्शन के बिना जो है हम इनकर करते हैं, तो वेरिएंस जो है फेवरेबल नहीं हो सकता, ये हमेशा एडवर्स ही रहेगा। तो मतलब कि आइडल जो है वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस क्या है कि लेबर आई लेकिन जो है मशीन खराब थी या कोई मटेरियल नहीं था, उस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाई, तो और जो है हमें लेबर को पे करना पड़ा, तो ये जो है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, या ऑप्शन डी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड यूसेज के लिए जो है हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन स्टैंडर्ड अमाउंट कितना मटेरियल ने यूज किया है और एक्चुअल क्वांटिटी कितने यूज किए हैं हमने। मतलब हम इसमें प्राइस को कंसीडर ना करके सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोची थी कि इतनी यूनिट्स लगेंगी और एक्चुअल में हमारी कितनी यूनिट्स लगी, उस चीज को जो है हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। द कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। जीरो बेस्ड बजटिंग का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? पर सबसे पहले अगर हम ये समझें कि जीरो बेस्ड बजटिंग है क्या, तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है। हम जब बजट्स बनाते हैं तो हम कई बार क्या करती हैं कंपनी, जैसे मैंने मान लो पिछले साल का बजट बनाया, अब मैं उसी बजट को देख के अगले साल फिर से बजट बना दूंगी, तो उसमें अगर कोई कमी होगी या कुछ भी होगी तो हम उसको कई बार जो है पॉइंट आउट नहीं कर पाते या कोई चेंजेस नहीं ला पाते, और वो रिपीटेटिव वर्क हो जाता है विदाउट एनी एडिशनल बेनिफिट। तो जीरो बेस्ड बजटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने ये कहा कि हम जो बजट है वो हर बार जब बजट बनाएंगे तो जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब कोई बेस नहीं होगा, हम लोग जो है हमेशा नए सिरे से नई रिसर्च करके फिर जो है अपना बजट बनाएंगे, सारी रिसर्च को फिर से करके। तो ये हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग जैसे नाम से ही है कि कोई बेस नहीं है, हम फिर से नई रिसर्च करके सारा फिर से नया बजट बनाएंगे। तो ये इंट्रोड्यूस किया था ऑप्शन ए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ऑप्शन बी पीटर ए बेयर ने, ऑप्शन सी पीटर एफ ट्रकर ने, या ऑप्शन डी हेनरी फेयोल ने। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीटर ए फायर। उसके बाद है इन्होंने क्या है डेवलप किया था कंसेप्ट जीरो बेस्ड बजटिंग का एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स 1970s में। और इन्होंने क्या कहा कि सारे के सारे जो बजटेड एक्सपेंडिचर हैं वो हम जो है स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जीरो बेस से स्टार्ट करेंगे हर एक जो है नए पीरियड के लिए, और हम प्रीवियस ईयर के बजट में जो है हम एडजस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
A summary budget that incorporates all functional budgets and culminates in a projected profit and loss account and balance sheet is known as, कि एक summary budget जिसमें हम सारे फंक्शनल बजट्स की भी बात करते हैं और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जो है उसके बारे में भी बात करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल बजट, ऑप्शन बी कैश बजट, ऑप्शन सी मास्टर बजट या ऑप्शन डी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है मास्टर बजट, जिसमें हम सारे के सारे जो है डिपार्टमेंट्स वगैरह हर चीज के बजट को जब हम कंसिडर कर लेते हैं उसको हम मास्टर बजट का नाम दे देते हैं। अब देखिए मास्टर बजट क्या है, ओवरआर्किंग मतलब फाइनेंशियल प्लान है किसी भी एंटरप्राइज का। तो ये सारे लोअर लेवल जो भी डिपार्टमेंट के बजट्स होते हैं जैसे सेल, प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, उन सबको एक कंप्लीट पिक्चर देता है एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन प्रोसेस कॉस्टिंग हाउ इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल वेस्टेज ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कि जब प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जो भी कोई एबनॉर्मल लॉस होता है या एबनॉर्मल वेस्टेज होती है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करते हैं? ऑप्शन ए इट इज एब्जॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट प्रोसेस, कि मतलब जो भी नए अच्छे यूनिट्स जो है प्रोड्यूस हुए हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑप्शन बी इट इज चार्ज टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि ये जो है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। ऑप्शन सी इट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कि ये जो है ऐड होता है जो भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसमें। या डी इट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस, कि हम उसको जो है नेक्स्ट प्रोसेस में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इट इज चार्ज टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हम जो है इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि नॉर्मल कॉस्ट लॉस जो होता है वो तो अनअवॉइडेबल होता है और जो है वो गुड यूनिट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन अगर बात करें एबनॉर्मल लॉस की, जो कि जैसे इनएफिशिएंसी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बैड मटेरियल आ गया, तो वो सारा का सारा हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि जो नॉर्मल गुड्स की प्रोडक्शन की कॉस्ट है हम उसको इन्फ्लेट ना कर दें। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज अप्लाइड इन प्रोसेस कॉस्टिंग व्हेन, कि जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का वो प्रोसेस कॉस्टिंग में कब अप्लाई होता है? ए देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कि मतलब कोई भी ओपनिंग या वर्क क्लोजिंग जो है वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। टू और मोर जॉइंट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, कि दो या दो से ज्यादा जॉइंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ऑप्शन सी देयर इज इनकम्प्लीटेड वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कि हम जो है हमारे पास अनकम्प्लीट जो है WIP है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। या फिर गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट अ प्रॉफिट टू द नेक्स्ट प्रोसेस, की गुड्स जो है प्रॉफिट पे ट्रांसफर हो रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट कहाँ होता है? इसका आंसर है सी देयर इज अनकम्प्लीट वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि हम क्या करते हैं, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है मतलब कि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो बचा है, तो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात ये करते हैं कि कितना जो है हम लोग कितना और काम उसको चाहिए उस अकॉर्डिंग उसको जो है फाइनल वैल्यूज उसकी बना देते हैं और उसको ही हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का नाम दे देते हैं। तो ये क्या करता है, पार्शियली जो कंप्लीटेड होते हैं यूनिट्स को उनको मैथमेटिकली जो है फुली कन्वर्टेड यूनिट्स में जो है कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम जो है कॉस्ट वगैरह असाइन कर सके। क्वेश्चन नंबर 28, द बेसिक फॉर्मूला टू डिटरमिन द टारगेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज, कि अगर हमें टारगेट कॉस्ट होती क्या है, कि जैसे मान लो हमने कोई भी कॉस्ट एक फिक्स्ड कर दी कि हमें इतनी ही कॉस्ट चाहिए, तो वो हमारा टारगेट हो गया कि हमें इतनी कॉस्ट अचीव करनी है, तो उसी को हम टारगेट कॉस्ट का नाम दे देते हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, कि हमने जितना सेलिंग प्राइस एस्टिमेट किया है वो प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ऑप्शन बी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, की जो प्राइम कॉस्ट हमारी आई वो उसमें हम ऐड कर देंगे अगर वेरिएबल ओवरहेड्स। तो सी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, तो जो हमने जो है एस्टिमेट किया सेलिंग प्राइस को माइनस डिजायर्ड जो हमारा प्रॉफिट हम चाहते थे कि इतना प्रॉफिट अर्न हो वो। या डी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो टारगेट कॉस्ट का क्या मतलब है कि हमने कितनी कॉस्ट के अंदर अंदर उसको बनाना है। तो हम अगर बात करें बी और डी की, तो ये तो जो है फॉर्मूलाज इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही ऑप्शंस आउट हो जाएंगे। अब बात करें ए और सी की, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जितना सेलिंग प्राइस है और जितना जो है डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो कॉस्ट के केस में हम डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड ना करके हम उसको लेस करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। देखिए जैसे कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, तो टारगेट कॉस्टिंग जो है मार्केट ड्रिवन होती है, मतलब मार्केट से रिलेटेड होती है। तो कंपनी पहले ही डिटरमिन कर लेती है कि मार्केट में कितना प्राइस चलेगा। अब वो क्या करेगी, उतने में जो है उससे अपना जो प्रॉफिट उनको अर्न करना है वो भी वो लेस कर देगी और बाकी जो है हमारा कॉस्ट बन जाएगा। अब जैसे कि
फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज पुट करने की ट्राई करें, अगर मान लो जो है मार्केट में 100 रुपए की चीज बिक रही है और हम बोलते हैं कि हमें पर यूनिट 20 रुपए प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमें 80 रुपए में वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर हम बात करें ए फॉर्मूला की, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है 100 है और हम 20 का प्रॉफिट अगर करना चाहते हैं, तो हम तो 120 रुपए जो है बना देंगे। तो हमारे रियलिटी में कॉस्ट क्या है, 80 रुपए। इसलिए हमने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मार्जिन को लेस कर दिया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। द जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट JIT जो है वॉज फेमसली पायनर्ड एंड डेवलप्ड बाय विच कंपनी। जो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर कंपनी, ऑप्शन बी जनरल इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन या ऑप्शन डी बोइंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। तो जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। तो JIT क्या है, कोर पिलर है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जो है रिसीव करें गुड्स को सप्लायर से एग्जैक्टली जब हमें जरूरत हो, ताकि हमारी जो है इन्वेंट्री कॉस्ट ना हो और जो है हमें वो कैरिंग कॉस्ट ना रखनी पड़े। और इसीलिए जो है ये जस्ट इन टाइम कंसेप्ट है क्या कि जब भी जो है अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि हम पहले से खरीद के नहीं रखेंगे, जैसे अगर हमारे घर का एग्जांपल दूं, तो हम पहले से जो है बहुत ज्यादा स्टॉक ना रख के, अगर जैसे मान लो नमक खत्म हो गया तो हम बोलेंगे हम अभी दुकान से ले आएंगे, तो हमने पहले कोई स्टॉक नहीं रखा। जब भी हमें जरूरत होगी हम तभी खरीद के लाएंगे, तो उसको हम जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट दे देते हैं। इसके नाम में ही लिखा है जस्ट इन टाइम कि जब जरूरत हो तभी हम लेके आएंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या करती है, ट्रैक करती है और एक्यूमुलेट करती है इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ। तो हमारे लाइफ साइकिल अगर आपने पढ़ा है, लाइफ साइकिल क्या होगी कि जो एक प्रोडक्ट है उसकी पूरी लाइफ में जो जो साइकिल, जैसे इंट्रोडक्शन जो है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सारे हम लाइफ साइकिल के फेजेस पढ़ते हैं। तो इस पूरे लाइफ में, प्रोडक्ट के पूरे लाइफ में जो कॉस्ट होगी उसको जो है एक्यूमुलेट करते हैं और ट्रैक करते हैं, और उसी को हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का नाम दे देते हैं। तो इनमें से कौन सा फेज जो है इस प्रोसेस में इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज ओनली, ऑप्शन बी manufacturing and sales phase only, option C from R&D and design through to customer service and final disposal, या ऑप्शन डी प्रोडक्शन टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि सिर्फ रिसर्च का जो है कॉस्ट लगती है, या फिर हम मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं उसकी कॉस्ट सिर्फ लगती है। सी में है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके, डिजाइन से लेके, जब तक हम कस्टमर सर्विस और फाइनली डिस्पोज कर देते हैं उस प्रोडक्ट को तब तक की कॉस्ट, या फिर जो है डी प्रोडक्शन टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि हमने प्रोड्यूस किया और हमने फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर देखा जाए तो बहुत क्लियरली हमें पता लग रहा है, क्योंकि लाइफ साइकिल हम पूरे के पूरे की बात करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि रिसर्च, जब हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना, वहां से लेके फाइनली जब वो प्रोडक्ट मार्केट से चला जाता है उस लेवल तक हम जो कॉस्ट जो कंसिडर करते हैं उसी को हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोल देते हैं। फिर है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या करती है, ये एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है, अपस्ट्रीम कॉस्ट भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है, डाउनस्ट्रीम कॉस्ट मतलब मार्केटिंग, सपोर्ट, एनवायरमेंट क्लीन अप, डिस्पोजल, ये सारी कॉस्ट कंसीडर की जाती हैं। तो उसको हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का नाम दे देते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को हेल्प करने के लिए उनके साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।